अब आइए, आप चूंकि के बाजारों पर काफ़ी पॉजिटिव हैं, बुलिश है, कंस्ट्रक्टिव हैं और आपको लगता है कि हमें कम फ़र्क पड़ेगा, मिनिमम फ़र्क पड़ेगा। क्या जो लोग इंतज़ार कर रहे थे, कभी किसी युद्ध के ख़त्म होने का, कभी किसी और के, कभी किसी और चीज़ का, अब धीमे-धीमे तो सारे फैक्टर्स टिक हो रहे हैं। क्या पैसा लगाने का सही समय है? अनिल भाई, जिस दिन आपकी जेब में पैसा हो उसी दिन लगाने का सही समय होता है। हाँ, आप अलोकेशन ऑब्वियसली ऊपर नीचे कर सकते हैं। हमारा रिक्वेस्ट यही है कि आज की तारीख में वैल्यूएशन फेयर है। अब यहाँ से जो रिटर्न आएगा वो अर्निंग्स ग्रोथ का आएगा। वैल्यूएशन री रेटिंग के चांसेस बहुत कम है। अर्निंग्स ग्रोथ हाई सिंगल डिजिट या लो डबल डिजिट के आसपास रहेगी। तो पहले तो आप अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशन मॉडरेट कर दीजिए। दूसरी चीज है, अगर आप फेयर वैल्यू पे निवेश कर रहे हैं तो इक्वल अलोकेशन न्यूट्रल वेट रखना जरूरी है। अगर मार्केट में करेक्शन आता है तब आप धीरे धीरे उसे बढ़ा सकते हैं। तीसरा, आज जेब में पैसा है तो सारा का सारा पैसा आज लगाए, वो उचित नहीं होगा। आप एक सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान कर सकते हैं, 3 महीने का, 6 महीने का, ताकि धीरे धीरे करके आपका पैसा एवरेज हो जाए। तो ये प्रिकॉशंस लेके आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ी लंबी अवधि के लिए निवेश करना, बिकॉज अनसर्टेनिटी है बाजार में। बट आज भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मार्केट में अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अभी भी मौके काफ़ी है। और ये मौके कहाँ हैं? कौन से सेक्टर्स आपको दिखते हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था में अच्छा कर सकते हैं, जहाँ निवेश के मौके अब भी हैं? एक सेक्टर जो हमें अच्छा लगता है वो केमिकल का है। टैरिफ की वजह से चाइनीज सप्लाई अब थोड़ा कॉस्टली हो रहा है। भारतीय केमिकल कंपनी में कैपेसिटी भी है और कैपेबिलिटी भी है। ये चाइना+1 या टैरिफ, ये दोनों की वजह से अब उनके ऊपर प्राइसिंग प्रेशर कम हो रहा है। उनके नतीजे मार्च 2025 क्वार्टर में अच्छे आए थे। कमेंटरी पॉजिटिव आ रही है और पॉजिटिव ऑपरेटिंग लिवरेज आने की वजह से केमिकल क्षेत्र में अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। दूसरा, सरकार ने लोगों की जेब में पैसे रखने की कोशिश की है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का टैक्स रिबेट हर साल लोगों की जेब में पैसा रखेगा। ईएमआई बर्डन 1% ब्याज के दरों की कटौती की वजह से लोगों के ऊपर कम हुआ है। एंड एथ पे कमीशन के रिकमेंडेशन 2027 के आसपास गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जेब में पैसा रखेगी। ये सारी चीजें जमा करिए तो लोग कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर के ऊपर खर्चा करेंगे। चाहे एयरलाइन हो, टूरिस्ट हो, ट्रैवल हो, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो या होम इम्प्रूवमेंट हो। लोग रोटी कपड़ा मकान पे खर्चा करने की जगह पे इस प्रकार के अनुभव के ऊपर खर्चा करेंगे, ऐसा लगता है। तो केमिकल और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ये दोनों सेक्टर में इस वक्त लगता है कि ग्रोथ मार्केट से अच्छा आएगा और वैल्यूएशन आपकी फेवर में है। केमिकल सेक्टर जो अब अच्छे अप ट्रेंड की तैयारी भी कर रहा है, काफ़ी कुछ सिग्नल्स आ भी रहे हैं। और जहाँ पर पैसा ज़्यादा होने की वजह से आप निवेश करने की कोशिश करते हैं, वो सारे सेक्टर्स आपके लिए अच्छे रह सकते हैं, जिसमें एयरलाइंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन, होम इम्प्रूवमेंट, ये सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपका निवेश होना चाहिए। अब आइए, इक्विटी फंड्स के लिहाज से आपसे जानना चाह रहा हूँ, किस तरह के फंड्स इन्वेस्टर को इस समय चुनने चाहिए? क्या डाइवर्सिफाइड फंड हो या फ्लेक्सी कैप फंड, लार्ज मिड कैप, आपका क्या कहना है? अनिल भाई, जो आपका कोर पोर्टफोलियो है वह डाइवर्सिफाइड फंड होना चाहिए। और सैटेलाइट पोर्टफोलियो आप थीमेटिक या सेक्टरल फंड का कर सकते हैं। अगर आपने कोविड के समय में खरीदारी की है, आप रिस्क टेकर हैं, आपका ज्यादातर अलोकेशन स्मॉल एंड मिड कैप या थीमेटिक और सेक्टरल में कर सकते हैं। आपने कोविड के समय में डर के मारे अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बेच दिया था, इक्विटी बेच दी थी, बिकवाली की थी, तो आप कंजर्वेटिव रिस्क टेकर हैं। आपका ज्यादातर पैसा आप बैलेंस फंड, लार्ज कैप फंड या लार्ज एंड मिड कैप फंड या मल्टी कैप फंड में रख सकते हैं। सेफ्टी आपके लिए पैरामाउंट है। वॉलेटिलिटी कम रहेगी, आपका निवेश की अवधि अपने आप बढ़ती रहेगी। अगर आपने कोविड के समय में कुछ नहीं किया था, जो निवेश था वो चलने दिया था, एसआईपी चलने दी थी, तो आप एवरेज रिस्क टेकर हैं। आप थोड़े लार्ज कैप
लार्ज एंड मिड कैप फंड, थोड़े मल्टी कैप फंड, थोड़े फ्लेक्सी कैप फंड, इस प्रकार का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। आपको पता है आपकी कितनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, उस प्रकार से पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करिए। बिल्कुल ठीक बात है। ये आपके लिए बेहतरीन तरीका होगा। अब एक और आखिरी सवाल एसेट एलोकेशन को लेकर, क्या इस तरह के माहौल में मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में पैसा रखना ठीक है? अनडाउटेबली अनिल भाई, आज अगर आप बहुत बड़े एचएनआई है तो आपको प्राइवेट बैंकिंग सर्विस मिलती है, प्राइवेट बैंक का आरएम आपको सर्विस करेगा। बट अगर आप एक रिटेल निवेशक है तो आप कैसे प्राइवेट बैंक जैसी वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस पाए? मल्टी एसेट एलोकेशन फंड उसका आंसर है। आप दायित्व फंड मैनेजर पर लगा देते हैं, वह डेट, इक्विटी और प्रेशियस मेटल इसके बीच में अलोकेशन करता रहता है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यह एसेट एलोकेशन आपको ज्यादातर रिटर्न देता है। तो प्राइवेट बैंकिंग जैसी सर्विस रिटेल इन्वेस्टर्स को पाने के लिए मल्टी एसेट एलोकेशन फंड हरफन मौला फंड है। बिल्कुल, तो एसेट एलोकेशन फंड जिसमें आपको इक्विटी के साथ साथ गोल्ड या फिर फिक्स इनकम, इन सब में भी आपको एक अच्छा निवेश का मौका मिलता है, तो वो एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप इक्विटी में ही पैसा लगाना चाहते हैं तो डाइवर्सिफाइड फंड, फ्लेक्सी के फंड आपके लिए रह सकते हैं बेहतर। नीलेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया इस बड़े दिन, और साथ ही बाजार के पूरे डायरेक्शन, ग्लोबल मार्केट्स के हाल, एफआईज की बिकवाली या खरीदारी और आगे के मूल माहौल पर आपने पूरी तरह से हमारे दर्शकों को आज गाइडेंस दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच सर।